नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना चौधरी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों के स्कूलों में फिर से घंटियों की आवाज सुनाई देगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र के करीब 250 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर के 4 जिलों के 250 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजेंगी। जिला प्रशासन करीब 15 साल बाद बंद पड़े इन स्कूलों को फिर से खुलवाने में सफल हुआ है। इन सभी स्कूलों को सलवा जुडुम आंदोलन के वक्त नक्सलियों ने बम से तबाह कर दिया था। कुछ स्कूलों को खौफ की वजह से बंद किया गया था। तब से आज तक इस इलाके के बच्चे शिक्षा से दूर रहे। अब नए शिक्षा सत्र से हजारों छात्र फिर से स्कूल से जुड़ पाएंगे। आदिवासी बहुल गांवों के बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते हैं। बच्चों को स्थानीय बोली में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत बनाया गया है। सुदूर इलाकों के स्कूलों में पढ़ाएंगे शिक्षा दूत। स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। बता दें कि बस्तर इलाके के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 15 सालों से करीब 400 सरकारी स्कूल बंद है। राज्य सरकार ने सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के इन 400 में से 250 से अधिक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये महज सरकार के आंकड़ों की जादूगरी है। जब इन सभी स्कूलों में बच्चे जाएंगे, वहां पढ़ाई होगी, तभी दावों पर भरोसा किया जाएगा। देखिए, तमाम सैकड़ों स्कूल नक्सल क्षेत्र में इन 3.5 वर्षों में बंद हुए हैं। 260 स्कूल की जो बात कर रही है वो सत्यता से परे है। राजधानी में बैठकर केवल आंकड़े फेंक देना और आंकड़े के बाद कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि आज हमने गौठान की दशा देखी है कि सैकड़ों हजारों गौठान खुल चुके। जब आप जाइए वस्तु स्थिति देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि अब आम जनता को इनके काम पर भरोसा नहीं है, न ही इनके किसी वक्तव्य पर भरोसा है। वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार के समय बस्तर क्षेत्र के स्कूलों को बंद किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि इसे प्राथमिकता पर रखा कि बस्तर क्षेत्र के बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। देखिए, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बस्तर के क्षेत्र में स्कूलों को बंद कर रही थी। कभी सलवा जुडुम के नाम पे, कभी नक्सली आतंक के नाम पे स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बस्तर के लगभग 400 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चीज को प्राथमिकता में रखा कि जो स्कूल बंद हो गए थे उन स्कूलों को फिर से चालू किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी। और विश्वास, विकास, सुरक्षा के नाम से सरकार ने वहाँ पर कार्य योजना बनाई और इसका परिणाम यह हुआ कि बस्तर में शांति की बहाली हुई, बस्तर के लोगों में विश्वास की बहाली हुई और बस्तर क्षेत्र के जो बंद स्कूल थे उसमें से असंख्यक स्कूल को सरकार ने खोलने में सफलता प्राप्त कर ली। भले ही बस्तर के सुदूर अंचलों में स्कूल खोलने को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सरकार ने स्कूलों को खोलने का जो फैसला किया है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। बच्चे पढ़ेंगे तो नक्सलवाद पर खुद ब खुद प्रहार होगा। रायपुर से सोमेश पटेल और शशि वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी आए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत है आपका। अमित चिमरानी जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। ईवी मुरली साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत नितिन भंसाली जी आप ही से। अच्छी सोच है, 15 सालों से जो स्कूल बंद थे नक्सल इलाके में, उन्हें आप लोग खोल रहे हैं, फिर से शिक्षा की अलग जगेगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि देखिए, ये केवल आंकड़ों की जादूगरी हो रही है, जमीन पर ये दावे दिखाई नहीं देंगे। ये किस बिना पर आंकड़ों की जादूगरी की बात करते हैं, ये मेरी समझ से तो परे, और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं विकास की बात करूंगा और शिक्षा की बात करूंगा, जो कि मूलभूत आवश्यकता बस्तर की है, जिससे 15 वर्ष में जो सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने वहाँ के बच्चों को, वहाँ के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखा। आज उन स्कूलों को फिर से खोलने की कवायद राज्य सरकार कर रही है। मैं आपको बता दूं वंदना, 400 स्कूल ऐसे हैं जो 15 सालों में बंद हो चुके थे। उसका साफ रीजन था, न सड़कें थी, न बिजली थी, और नक्सलवाद इस तरीके से वहां हावी था, इस पर बिल्कुल नियंत्रण किया गया। आज बस्तर नक्सलवाद जो है वो बस्तर में खात्मे की ओर है, और बिल्कुल एक शिक्षा की नई अलग जगह जगने की बात आ रही है। और हम तो क्वालिटी एजुकेशन भी देने की बात कर रहे हैं। तो बंद पड़े जो स्कूल हैं वो 16 जून को
जो शाला प्रवेश उत्सव होगा उस दिन माननीय मुख्यमंत्री विधिवत रूप से इसके खोलने की घोषणा करेंगे और ये स्कूल खुलेगा और पढ़ेगा छत्तीसगढ़, जब ही गढ़ेगा छत्तीसगढ़। गढ़बो रवा छत्तीसगढ़ का जो नारा देकर जो हम सत्ता में हैं, हम उस नारे को पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि बस्तर शिक्षित हो, इस प्रदेश का बच्चा, इस प्रदेश का युवा शिक्षित हो। सीधी सी बात है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे मनोबल भी बढ़ता है। और ये नक्सलवाद चाहे थोड़ा बहुत बचा भी है तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं पर पूरा विश्वास है कि शिक्षा की अलख जलने के बाद नक्सलवाद का मूल रूप से बस्तर से खत्म। ठीक है, अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि पहले मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, नक्सल का आतंक वो तो अलग था, लेकिन अब हमने सड़कों से जोड़ा है, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा रही है, इसीलिए स्कूलों को फिर से खोला गया है। देखिए वंदना जी, जहाँ तक नक्सलवाद का सवाल है तो नक्सलवाद वर्षों से छत्तीसगढ़ में है और नक्सलवाद न 2 साल में आया न 2 साल में खत्म हो सकता है। इसके लिए लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ी, ये सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है जी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम माने तो केंद्र सरकार का है। 2014 के बाद से जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के विषय पे उन्होंने मदद दी है तो वो काबिले तारीफ है, जो मदद पहले नहीं मिल पाई थी केंद्र सरकार से। और सुरक्षा फोर्स की बात हो या नक्सल इलाकों में पैकेज की बात हो, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3 वर्षों में सारी विकास योजनाओं के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए वंदना जी दिए हैं। जबकि जब यूपीए का शासन था केंद्र में तो छत्तीसगढ़ को महज 30,000 करोड़ मिले थे। मतलब 4 गुना पैसा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर काम करना ही चाहिए राज्य सरकार को। और जहां तक नितिन जी बात कर रहे हैं कि पहले मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, तो 2000 से 2003 तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तब कहाँ गई थी मूलभूत सुविधाएं। और ये मुझे लगता है कि टीवी चैनल पर भ्रमित करने का एक महज प्रयास है, क्योंकि दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब अगर आप लोग इसका स्वागत करेंगे इस फैसले का? निश्चित तौर पर अगर कोई स्कूल बंद है तो वो खुलने में स्वागत है, इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन 3.5 साल का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना चाहिए वंदना जी कि नए स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष में हजारों स्कूल खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी, भवन बनाए, स्कूलों को अपग्रेड किया। 3.5 साल में ये लोग बात करते रह गए कि खोलेंगे करेंगे, कुछ 1-2 आत्मानंद स्कूल इन्होंने बना दिए और तो कुछ किया। ये तो अच्छी कोशिश है ना कि अगर स्कूल खुलेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती है। वंदना जी, ऐसा है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से बस्तर में नक्सलवाद का कहर बरसा रहा है, 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से एक लंबी लड़ाई लड़ी बस्तर में। और एक उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, उसके साथ मेलजोल करके एक लंबी लड़ाई, जिसके परिणाम ये हुआ कि नक्सलवाद का दर कहा जाने वाला बस्तर आज विकास के दर पर है। पिछले 3 साल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी विकास का जो कार्य शुरुआत किया गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, वो चल ही रहा है, अनवरत वो आगे बढ़ रहा है। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा की बात के लिए मैं समझता हूं कि दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब बनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये काबिले तारीफ है। उसके बाद ये जो सरकार है, ये सरकार आने के बाद एजुकेशन को और आगे बढ़ाया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिस तरह से खुल रहा है प्रदेश भर में, उससे मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे लगता है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है आने वाले समय में एक मॉडल स्कूल के रूप में प्रदेश में हर जगह स्थापित होगा। बहुत अच्छी काबिले तारीफ प्रयास है कांग्रेस सरकार की। लेकिन ये कहना कि केवल कांग्रेस ने किया या केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये गलत होगी, क्योंकि दोनों ही सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने ही नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए दोनों ने भरपूर प्रयास किया, अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। और विकास को तेज गति देने का काम दोनों सरकारों ने किया है। भूपेश बघेल सरकार आने के बाद, क्योंकि ये तो साझी लड़ाई है ना नितिन जी। नितिन जी, ये जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये तो हमारी सबकी साझी है ना, तो इसमें क्रेडिट पॉलिटिक्स क्यों होती है?
कौन क्रेडिट पॉलिटिक्स कर रहा है? कौन क्रेडिट पॉलिटिक्स कर रहा है? अभी ये मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे क्या 1.5 लाख करोड़ दिया, 1 लाख, क्या क्या आंकड़े बोल रहे थे। ये भी कह रहे थे ना आंकड़ों का मायाजाल, आप ही ने मुझे वंदना अभी कहा आंकड़ों का मायाजाल, तो ये खेल रहे हैं। कौन सा 1 लाख करोड़, कौन सी बात हो रही? मैं बता दूं, ये बात कर रहे थे नक्सलवाद की। मैं बताऊं आपको, ये 2003 की भी बात की इन्होंने कि 2001 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, 4 जिलों में नक्सलवाद था। सॉरी 4 ब्लॉक थे, जिन्हें बोल रहा हूँ मैं, 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में जो नक्सलवाद था वो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में 14 जिलों तक पहुंच गया। ये उपलब्धि है इनकी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह क्षेत्र नक्सलवादी एरिया घोषित किया गया। ये काम किया इन्होंने। जहां पर लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे, वहां पर स्कूलों को खोलने की बात हो रही है। वहां पर तो दिल खोलकर, राजनीति से ऊपर उठकर इस बात का स्वागत करना चाहिए। 16 जून को शाला प्रवेश उत्सव के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इन बंद पड़े स्कूलों को विधिवत रूप से खोलने की घोषणा करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, पढ़ेगा छत्तीसगढ़ और गढ़ेगा छत्तीसगढ़। ये देखिएगा, शिक्षा की बस्तर में अलग जगेगी। और जिस प्रकार स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसा प्रयास छत्तीसगढ़ में किया गया, एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में इस स्कूल की और इस एजुकेशन की, इस क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा। ठीक है अमित जी, आप लोग रोजगार को लेकर भी बहुत सवाल उठाते हैं। इसमें रोजगार बढ़ाने की भी बात की गई है। स्कूल खुलेंगे तो शिक्षा दूत भी बनाए जा रहे हैं उसके लिए। नितिन जी कह रहे थे कि आंकड़े क्यों दे रहे हैं, और कांग्रेस आंकड़े देती नहीं है। यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में कि हम तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। अब मैं एक तथ्य और प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर नितिन जी इसका काउंटर करें अपनी बारी में। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो हम शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया में टॉप 3 में होते थे। अपने टोटल बजट का परसेंटेज शिक्षा बजट के रूप में खर्च करते थे हम जितना। तो आज छत्तीसगढ़ इसमें 8वें-10वें नंबर पे भी नहीं है। शिक्षा के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार कोई खर्चा ही नहीं कर पा रही है। तो फिर ये तथ्य तो वंदना जी प्रमाणित करता है कि ये शिक्षा के लिए गंभीर नहीं है, उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। और एक डिबेट अगर आप रखें, तुलनात्मक अध्ययन करवाएं कि कितने स्कूल बीजेपी की सरकार में खुले नए और कितने नए स्कूल कांग्रेस की सरकार में खुले हैं, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कांग्रेस ने लगभग शून्य ही काम किया है 3.5 साल में। वो पुराने स्कूलों को कलर करा के वो कहती है ये जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, भाई मुझे सवाल आपने पूछा, जवाब सुनिए। जवाब सुन लो भाई, बोल लीजिए भाई। अच्छा प्रवचन दे रहे। अरे बोलने लो यार, देखो इन्होंने मुझे बोला बीच को मत बोलना। अभी मुझे एंकर बोल रही है बोलने के लिए कि आप लोगों ने स्कूल बनाए थे, उन्होंने शून्य काम किया। आप जवाब दे रहे हैं, वो सुनिए उनकी बात। नितिन जी बोलिए। सरासर लफाजी, मैं इसको कहूंगा, झूठ जुमला जितना भी ये सब इन्होंने बनाया। अरे इन्होंने क्या बनाया था? छतें गिर गई, जो स्कूलें बनी थी उनकी छतें गिर गई। और हम क्वालिटी एजुकेशन, आइए वंदना, स्वागत है आपकी हिंदी खबर की टीम का। आकर देखिए छत्तीसगढ़ में स्कूलों की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ के स्कूल मॉडल की चर्चा हो रही है। ये केदार कश्यप जो थे, आपके शिक्षा मंत्री थे। आपको बता दूं वंदना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके शिक्षा मंत्री की पत्नी की जगह दूसरी महिला बैठकर वहां पेपर दे रही थी। इस प्रदेश से नहीं बोला कि मेरिट लिस्ट में आने वाली पोराबाई इन्हीं के शासन काल में इतनी धांधली होती थी कि परीक्षा में बैठता कोई और था और प्रवेश पत्र किसी और का होता था। ये हाल था इस प्रदेश में शिक्षा का, जहाँ पर शिक्षा मंत्री की पत्नी खुद अपना पेपर नहीं भरती थी और दूसरी कोई महिला पेपर भरती थी। सार्वजनिक है, सार्वजनिक ये चीजें हो चुकी है। हम शिक्षा के स्तर पर काम कर रहे हैं। बस्तर में बंद पड़े स्कूल खुल रहे हैं और हम खोल कर रहेंगे। बस्तर में विकास की गंगा बह रही है। ठीक है, ये भी बोलने का कोऑर्डिनेशन तो दिखना चाहिए, क्योंकि पहले जो बीजेपी की सरकार थी, अभी अमित जी कह रहे हैं हमने स्कूल नए खोले और नितिन जी कह रहे हैं कि हमने क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया। काम तो हो रहा है ना मौलवी साहब जी? वंदना जी, ऐसा है, पर जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने का काम किया है पिछले 3 साल में भी काम हुआ है और उससे पहले पिछले सरकार के समय में भी काफी काम हुआ है। इस बात का कहना है कि एक क्रेडिट जो लेने का जो बारी होता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस खाली क्रेडिट ले रहा है, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि
इतने सालों में जिस तरह का मूलभूत सुविधाओं को विकास करने का कार्य दोनों ही सरकारों ने किया है, वो लगभग जो छत्तीसगढ़ राज्य जब बनने से पहले जो बहुत पिछड़ा हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार हो, उससे पहले 3 साल योगी जी की सरकार हो, या अभी के 3 साल भूपेश बघेल की सरकार हो, सब सरकारों ने अपने तरीके से काम किया है। इसमें ये हो सकता है कि किसी का फोकस कम रहा हो या किसी का फोकस ज्यादा रहा हो शिक्षा के प्रति। मैं समझता हूँ कि इस सरकार भी और पिछले सरकार ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है एजुकेशन के लिए, और ये सरकार ने भी जिस तरह से स्वामी आत्मानंद स्कूल्स का गठन किया है, जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रही है, मुझे लगता है कि सरकारों ने काम तो किया है एजुकेशन के मामले में, और भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया है। किसी सरकार किसी कोई अगर सरकार ये कहे कि केवल हमने काम किया है, ये गलत बात होगी। क्रेडिट दोनों पार्टियों को जाना चाहिए। जी अच्छा अमित जी, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस दावे पर हम भरोसा नहीं करते कि बाकी ये स्कूल खोले जाएंगे और फिर से शिक्षा की अलग जगेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पहले का वक्त था, जिस वक्त खौफ के साए में इन स्कूलों को बंद किया गया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्या चुनौतियां रही, क्या आप सरकार को अपने अनुभव के हिसाब से सलाह देना चाहेंगे? वंदना जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको शुरू करने के लिए और चलाने के लिए उस योजना को बजट आवंटित करना पड़ता है। लेकिन ये सरकार टीवी चैनल पर और बयानों में तो कह देती है हम ये करेंगे, लेकिन उस चीज के लिए बजट अलॉट नहीं करते हैं। ये जो 250 स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ये कौन से बजट से करेंगे नितिन जी, ये बताएं। मुख्य बजट में इसका कोई प्रावधान है नहीं, अनुपूरक बजट कोई आया है नहीं। ऐसे ही इनकी एक फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, उन्होंने बड़ा महिमा मंडन किया इसका, लेकिन बजट में देखें उसका आवंटन शून्य था, मनरेगा से उसका पैसा ले रहे थे। तो ये सिर्फ गोल घुमाने वाली बात करते हैं। मैंने सबसे पूछे, सरकार के प्रवक्ता में बताना चाहिए था, शिक्षा में 3.5 साल में हमने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, वो तो एक आंकड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं, वो कहाँ चले गए इधर उधर की बात करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ 15 साल में हमने शिक्षा के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है। आपने 3.5 साल खर्चा किया, बताइए ना। और आप ये स्कूल कौन से बजट से चलाएंगे, मत बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा। आप फैक्ट दीजिए, जनता जानना चाहती है कि आपने 3.5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा किया, और ये जो 250 स्कूल खोलेंगे उसका बजट का प्रावधान कहाँ किया है? वो सारा सब कुछ है, बजट का प्रावधान भी अनुपूरक बजट किया जाएगा। सारी योजनाएं देखिए, जितनी योजनाओं का नाम ले रहे थे, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, ये बोलते हैं बजट की विकास चल रही है। भाई ऊपर से चला रहे हैं आप लोग, चला रहे हैं आप तो। हमारे जीएसटी का जो पैसा, हमारे हक का राज्य का पैसा तो लेने का निकल रहा है, वो देने को तैयार नहीं है। आप लोग क्या देंगे? हम हमारे संसाधनों से ये और यदि बजट नहीं होता तो ये सब कैसे होता? यार अनप्रैक्टिकल बात मत करो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप, प्रैक्टिकल बात करो कि यदि बजट नहीं है तो कैसे चल सकता? चल नहीं सकता। आज ये देखिए वंदना, यूपीएससी, पीएससी, नीट पे आज छत्तीसगढ़ से कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, और आप 15 वर्षों का निकाल दिया। छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और छत्तीसगढ़ का युवा जो है आज अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में भी अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। इसी बात की अमित जी ने कितना दम है इसमें? अरे इनकी कोई बात में ही दम नहीं है। बजट को लेकर बजट की बात कर रहे हैं। हेलो जी बोलिए। आप सवाल रिपीट करेंगे एक बार? बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं अमित जी, कह रहे हैं कि सरकार के पास इतना बजट ही नहीं है, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे? बजट, जहां तक बजट का सवाल है, बजट को लेकर उनका जो जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले तो जितना फार्मर्स का लोन जो माफी किया है, उसमें इनका जो बजट है, जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है। उसके बाद जो विकास कार्य के लिए जहां जैसे उनको फंड का अलॉटमेंट होना चाहिए था, उस तरह से अलॉटमेंट हुआ नहीं है। नहीं, फिर एक बात जो जीएसटी का पैसा वो भी केंद्र से नहीं मिला। बात कई इस पर दोनों तरफ से क्लेम और डिस्क्लेम होता है।
इसलिए मुझे ये भाई 31,000 करोड़ रुपए लेना है हमको केंद्र से। जहाँ तक जीएसटी का पैसे की बात है, जहाँ तक जीएसटी के पैसे की बात है, कांग्रेस सरकार का ये क्लेम है कि मोदी सरकार से उनका जो पैसा मिलना है वो अभी तक नहीं मिला है। ये क्लेम केवल क्लेम नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। जो पैसा पूरा आना है वो पैसा नहीं आया है, लेकिन उसके अवध में और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग कई सारे प्रोजेक्ट्स में आया है, उस फंडिंग का भी इन्होंने शायद पूरा पैसा नहीं मिला है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाने से तो शायद वो स्कीम भी अभी थोड़ा सा लटका पड़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि पिछले जो 1.5-2 साल से कोरोना का जो कहर था सरकार के ऊपर, तो सरकार का जो रेवेन्यू मॉडल जो था और जिस तरह से इनको रेवेन्यू आना था वो नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से भी अगर बजट एलोकेशन में कहीं कमी हुआ है तो सरकार का कारण था। ठीक, अमित जी देखिए, ये लोग टीवी पर बैठ करके खुला झूठ कहते हैं और अपने ही नेताओं की खिल्ली उड़ाते हैं। विधानसभा में 2022 का जो सत्र था अभी, उसमें इन्होंने जवाब दिया है कि जीएसटी का केवल 150 करोड़ रुपया लंबित है। इन्होंने खुद विधानसभा में जवाब दिया है। एक्साइज ड्यूटी का भी इन्होंने पैसा लंबित नहीं बताया है और टीवी चैनल पर ये लोग झूठ बोलते हैं। 30,000 करोड़ लेना है, तो विधानसभा में झूठ बोले। रॉयल्टी का भी जो फाइन का पैसा है वो भी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे हिस्से का पैसा है, जीएसटी का है, योजनाओं का पैसा है, बहुत पैसा है। अगले बार लिस्ट लेके बैठूंगा। अरे लिस्ट लेके ही आया करो, मेरे साथ बैठते हो तो तथ्यों पे बात करते हो। हाँ तो नहीं तो आप बताओ ना, विधानसभा का आंकड़ा लेके आना आप बता दीजिए ना। नहीं क्या बात मत करिए। एक्साइज ड्यूटी का क्लेम करते हैं 13,000 करोड़ रुपया और क्लेम विधानसभा के आंकड़ा बताता है 500 करोड़ रुपया लेना है। जीएसटी का पिछले 3 साल में जितना पैसा मिलना था उसका 150 करोड़ रुपया बस लंबे। अरे भैया इतना झूठ मत बोलो, डरो थोड़ा ऊपर। विधानसभा में झूठ बोलते हैं क्या? टीवी चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। अरे ये झूठ बोलने का ठेका टेंडर आप लोगों ने ले रखा है भाई, हमको नहीं आता झूठ बोलना। 4 गुना झूठ मत बोलिए। और अभी भी झूठ आप मत बोलिए। आखिरी किस्त जारी की है कंपनसेशन की, पूरा लेकिन अमित जी जैसे जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, स्कूल अगर खोले जा रहे हैं तो सरकार ने देखा होगा ना वैसा माहौल बच्चों के लिए बनाया होगा। कैसे बोल रहे हैं, बोलने दो अमित जी, लफाजी करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित जी सरकार ने वैसा माहौल तैयार किया, सुविधाएं भी कभी तो स्कूल खोल रहे हैं ना। जी लफाजी तो आप कर रहे हैं, जिसमें लफाजी आप कर रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। 6 दिन आ गए है ना, 100 दिन में महंगाई कम हो गई है ना, कालाधन आ गया, इतनी बड़ी लफाजी। 450 का सिलेंडर 1,000 रुपए के ऊपर मिल रहा है। क्यों भाई? अमित जी जो सवाल आपसे मैंने किया उसका जवाब दीजिए। पूछिए फिर से पूछिए, मैं सुन नहीं पाया। ये जो स्कूल खुल रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि हमने वैसा माहौल तैयार किया है, तभी तो हिम्मत हो रही है ना, क्योंकि इतने सालों तक तो स्कूल बंद रहे। अरे जब पैसा केंद्र सरकार दे रही है नक्सलवाद से लड़ने के लिए, फोर्स केंद्र सरकार दे रही है, तो इन लोगों का क्रेडिट कहाँ से आ गया? ये लोग तो बैठे हुए सारे राज्य सरकार सहयोग करेगी तभी तो काम बनेगा ना, राज्य सरकार का उसमें करें। देखिए राज्य सरकार का सहयोग होता तो नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। केंद्र सरकार ने इतना 15 साल 2003 में 15 साल में 14 जिलों तक आ गया। एक्सेप्ट करो, आया कि नहीं आया? कवर्धा में नक्सलवाद आया कि नहीं आया? नक्सलवाद धमतरी में आया कि नहीं आया? कांकेर में आया कि नहीं आया? सुकमा में आया कि नहीं आया? राजनांदगांव में आया कि नहीं आया? ये सब आया। आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से। अमित जी बोलिए। जब मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि यूपीए का शासन था जब, तो छत्तीसगढ़ को 10 साल में 30,000 करोड़ मिला और यहाँ पे 3.5 साल में 1,16,000 करोड़ रुपया मिला है। तो ये आंकड़े स्पष्ट नहीं करते क्या कि कौन सरकार मदद कर रही है? और मेरे आंकड़ों को खंडन करे तो नितिन जी लेकर के हमें आंकड़े बताए। एवी मुल्ली साहब, ये तो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनेगा ना, फिर इसमें क्रेडिट पॉलिटिक्स क्यों होती है सर? इतने गंभीर मुद्दे पर राजनीति है तो शर्म की बात है। वंदन जी ऐसा है, जहाँ तक बस्तर में स्कूल खुलने की बात है, पिछले कुछ समय से
नक्सलवाद का खात्मा तो मैं नहीं कहूंगा कि हो गया है, लेकिन नक्सलवाद को सप्रेस करने में दोनों ही सरकारों ने कामयाबी हासिल किया है। चाहे अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित कांग्रेस के लोगों हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता झीरम घाटी कांड में नक्सलवाद के हमले के शिकार हुए थे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही सरकारों ने नक्सलवाद को खात्मा करने का प्रयास किया। नक्सलवाद खात्मा के बाद आज जिस तरह से वहां पे बस्तर में विकास का कार्य चल रहा है, ये काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एजुकेशन हब बनेगा बस्तर, और ऑलरेडी वहां से जो कई बच्चे हैं काफी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल प्रवेश उत्सव शुरू हो रहा है, उसके बाद बस्तर वापस या पलट कर नहीं देखेगा और विकास का अनवरत बढ़त हो करेगा। अमित जी क्या बोल रहे हैं? ये हम लोग बस्तर के बच्चों को दिल्ली में IAS IPS की ट्रेनिंग करवाते थे, निःशुल्क हॉस्टल उनको उपलब्ध करवाते थे, उनकी शिक्षा के लिए उनको कलेक्टर बनाने के लिए मेहनत करते थे। आज कांग्रेस क्या कर रही है? बना रही है UPSC का योजना चल रही है क्या? नितिन जी, जब भी इतने UPSC में सिलेक्ट नहीं होते थे, जब ये कोचिंग दे रहे थे, कोचिंग की क्या हालत थी वो भी हमें पता है, मैं बताना नहीं चाहता। पर आज देखिए PSC, UPSC और नीट पे छत्तीसगढ़ के बच्चे, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंटों की रैंक देखिए कहाँ पहुंच गई है। ये सिर्फ बातों में जमा खर्चे, इनकी जमीन पे इनको काम करना नहीं है, हवाई करना है, लाखों करोड़ों की बात करनी है, कितने जीरो उसके पीछे लगेंगे उसका अंदाजा नहीं है। तो हम तो देखिए जमीन पे बात करते हैं, हम जमीन पे रह के काम करने वाले लोग, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा करके काम करना है। और क्रेडिट झूठी पॉलिटिक्स करने की बजाय जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं उसको मॉनिटर करें कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, और जितना उस योजना को पैसा चाहिए बराबर उसको पैसा दें। सिर्फ योजना पैसा भी मिल रहा है, योजनाएं भी चल रही हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है, बीजेपी के लोग भी लाभ ले रहे हैं, बीजेपी के लोग दान भी देते हैं, बिजली बिल हाफ भी ले रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए, आप ही को सुझाव दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट अमित जी, पहला पैसा दीजिए, नियत साफ रखिए, और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग करिए। ठीक है, लेकिन आपसे 30 सेकंड। बिल्कुल पैसा भी है, पैसा दिया भी जा रहा है, योजनाएं संचालित भी हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है, ऐसी अवार्ड भी मिल रहे हैं। केंद्र सरकार जो हमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हमें लगातार अवार्ड दे रही है। भाई ये काम हो रहा है, जब हमें मिल रहा है हमारे काम से बात हो रही है। आज गुजरात मॉडल की बात नहीं होती देश में आज छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। जिस योजना की मजाक उड़ाते हैं उस योजना की केंद्र में इनके मंत्री तारीफ करते हैं कि छत्तीसगढ़ अच्छा कर रहा है, हमें भी ऐसा पूरे देश में लागू करना चाहिए। यहाँ पर इनके प्रवक्ता टीवी में लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति ही ऐसी है। ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहे हैं तो जनता बखूबी जानती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ स्कूल खोलने की बात हो रही है तो सियासत भी इस पर छिड़ गई है, क्रेडिट पॉलिटिक्स की जा रही है कि नक्सल के क्षेत्र में किसने ज्यादा काम किया है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि शिक्षा की अलग जगेगी तो फिर से नक्सलवाद पर प्रहार होगा और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी। नमस्कार।